सपने बड़े, सुबह की धूप में मुस्कान खड़े। यहाँ कहानी हर घर से निकलती है, कभी हंसाती है, कभी कुछ सिखाती है, और जब सच बोलना मुश्किल हो जाए तो कभी कभी एक कुर्सी ही सब बताए। बारिश भरी रात के बाद गांव में एक साफ और उजला दिन निकलता है। चिड़िया चहचहा रही हैं, फूल खिले हुए हैं, बच्चे स्कूल की ओर जा रहे हैं और दफ्तर जाने वाले लोग अपने काम पर निकल पड़े हैं। पहली नजर में ये दिन बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन इस गांव में कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे और कीचड़ भरा हुआ है। स्कूल की इमारत जर्जर हालत में खड़ी है। बसें अक्सर समय पर नहीं आती और औरतें पानी भरने के लिए हैंडपंप पर लंबी कतारों में खड़ी रहती हैं। इन्हीं आम लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बातों के बीच इस कहानी की शुरुआत होती है। विमल, गांव का स्थानीय दूध वाला, अपना दिन शुरू कर रहा है। वो गायों का गोबर साफ कर रहा है और दूध की बाल्टियों को सजाने में लगा है। उसके गेट पर उसका दोस्त ब्रिजभूषण खड़ा है। विमल लकड़ी के झाड़ू से घास के खलिहान को साफ करता है और पानी का इस्तेमाल नहीं करता। अरे भैया, क्या हुआ? सुबह लाइन में पानी नहीं मिला क्या? क्या बताऊं भाई, आज घरवाली के पाँव में मोच आ गई थी, इसीलिए वो सुबह पानी लेने जा नहीं पाई। अरे तो तुम चले जाते। गया था पर नींद जल्दी नहीं खुल पाई। जैसे ही वहाँ पहुँचा पानी खत्म हो गया था। अरे भैया, तो अब पूरे दिन ऐसे ही निकालोगे क्या? कल का पानी थोड़ा सा तो बचा ही होगा, उससे खाना बना लेंगे और बाकी काम चलाना तो पड़ेगा ही। हम गांव वालों के लिए तो ये आम हो गया है अब। सही कहा, नेताजी तो बोले थे चुनाव जीतने पर वो हर घर पानी की सुविधा दिलाएंगे। उस बात को भी 5 साल बीत गए और आज भी सब वैसा का वैसा ही है। सच कहें तो ये एक बड़ी समस्या है। क्या घर पर साफ पानी हमारा हक नहीं है? जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अजय, जो 30 साल का है, वहाँ से गुजरता है। ब्रिजभूषण उसे रास्ते में रोक लेता है। अरे बेटा अजय, कैसे हो? काफी दिनों बाद दिखे। नमस्ते चाचा, बस कुछ काम से शहर गया था। शहर? भला वो क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं क्या, अजय वो पढ़ रहा है, वो क्या कहते हैं उसे, केमिस्ट्री ऑनर्स चाचा। हाँ वही वही। अरे बेटा, ये सब क्या पढ़ रहे हो? हमारे तो समझ में नहीं आता। सुशील की तरह कोई सरकारी नौकरी वाला काम करो, तभी हमारे गांव का कुछ भला हो पाएगा। कोई बात नहीं, करो तभी हमारे गांव का कुछ भला हो पाएगा। कोई बात नहीं चाचा, भला तो हमारे गांव का होगा और जल्द ही, आप चिंता मत कीजिए। अजय सिर हिलाकर सहमति जताता है और अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है, जबकि ब्रिजभूषण और विमल अपनी बातें जारी रखते हैं। शाम को हम गांव की एक औरत को सरकारी अस्पताल में देखते हैं। वो बिलिंग काउंटर पर खड़ी होती है अपनी दवा के पैसे चुकाने के लिए। आपके हो गए 1770 रुपए। 1770? पर दवाई तो केवल 320 रुपए की है। अरे माँ जी, दवाई के साथ चेकअप के पैसे भी तो लगेंगे। लेकिन बेटे, सरकारी अस्पताल में तो चेकअप मुफ्त होता है ना। अरे अम्मा, आपके चेकअप के लिए इतनी सारी मशीनें लगती हैं और उसमें बिजली, डॉक्टर का समय और दूसरी चीजें भी तो लगती है ना। उसके पैसे कौन देगा? पर बेटा, इतने में ही उसके पीछे खड़े लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि बिल भरो और जगह छोड़ दो। भीड़ के दबाव में वो बिल भर देती है और जैसे ही बाकी लोग आगे बढ़ते हैं वो वहाँ से चली जाती है। अस्पताल से बाहर निकलते समय वो औरत नाराज होती है और खुद से बातें करती चली जाती है। यहाँ भी सारे पैसे खत्म हो गए, अब घर जाकर क्या ही करूँ? सरकारी कर्मचारी तो अनाज के लिए भी नहीं छोड़ते। वो गांव की ओर वापसी की राह पर चलती रहती है। उसी रात अजय के घर का दृश्य दिखाई देता है। अजय अपनी कुर्सी पर बैठा है और कुछ रसायन एक साथ मिला रहा है। नोटबुक में लिख रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो झुककर देखता है, हरे रंग का तरल झाग बनने लगता है। फ्लास्क से धुआं निकलता है और वो हिलने लगता है। अजय उठकर देखता है कि क्या हुआ। अचानक एक धमाका होता है और अजय कुर्सी से गिर जाता है। तरल उसकी कुर्सी पर फैल जाता है। अजय उठता है, रुमाल से अपना चेहरा ढकता है और देखता है कि तरल अजीब तरीके से कुर्सी में समा रहा है।
वो हैरानी से उसे देखता है और तरल के उबलने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। ये हफ्ते का बाजार का दिन है और गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। वही औरत जो अस्पताल में थी अब सेबों की कीमत पूछती है। 270 रुपए किलो है अम्मा। इतना महंगा? अरे बेटा, अगर तुम इतना महंगा सामान बेचोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे अम्मा, हम क्या करें? अब जिस दाम में हम लाते हैं उसी हिसाब से तो बेचेंगे ना। पर बेटा। बेटा नहीं अम्मा, लेना है तो लीजिए, वरना दाम तो कम नहीं होने वाला। औरत सिर हिलाती है, उदास महसूस करती है और जाने लगती है। तभी अजय आगे बढ़ता है और उसे वापस बुलाता है। बेटा नहीं अम्मा, लेना है तो लीजिए, वरना दाम तो कम नहीं होने वाला। औरत सिर हिलाती है, उदास महसूस करती है और जाने लगती है। तभी अजय आगे बढ़ता है और उसे वापस बुलाता है। माँ जी रुकिए, आज मैं आपके लिए सेब खरीदता हूँ। बढ़िया है बाबू, लाओ। कितना चाहिए अम्मा? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो यूं ही दाम पूछ रही थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके लिए बेटे जैसा ही तो हूँ। एक काम कीजिए, सारे ही सेब दे दीजिए, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भैया? आपको इस कुर्सी पर बैठना होगा और बताना होगा कि आप जो दाम बता रहे हैं वो सही है। कुर्सी? मैं कुछ समझा नहीं भैया। साफ है, कुर्सी पर बैठकर बता दीजिए और मैं आपके सारे सेब खरीद लूंगा। दुकानदार कुछ देर सोचता है, फिर सहमति से सिर हिला देता है। अच्छा लाओ, कहाँ है कुर्सी? अजय कुर्सी अपने सामने रखता है और दुकानदार को बैठने के लिए इशारा करता है। चलिए बताइए, ये सेब आपको कितने रुपए किलो के हिसाब से मिले हैं? अरे ये तो दागी माल थी, मैंने थोक में से 60 रुपए किलो के हिसाब से लिया था। दुकानदार तुरंत चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कहा और वो जल्दी से बात को ढकने की कोशिश करता है। अरे नहीं भैया, ये गलत है। हमसे कहते हो कि दाम ज्यादा है और ऐसा करते हो। देखा माँ जी, ऐसा ही होता है। आप आज के बाद यहाँ से सामान मत खरीदिएगा। नहीं माँ जी, ये झूठ है। अच्छा झूठ है? अगर ये सच नहीं होता तो तुम्हारे मुंह से कैसे निकला? अरे हमें क्या पता, आप सब लोग इस चीज पर ध्यान न दें। आइए, मैं 1 किलो के साथ 1 किलो मुफ्त दूंगा। भीड़ में मौजूद सभी लोग ये देख लेते हैं। वे आपस में बात करते हैं और चले जाते हैं, जिससे दुकानदार का पूरा गंदा खेल सबके सामने आ जाता है। वो वहीं बैठा रहता है, हाथ अपने सिर पर रखे, हार मानते हुए। इसके बाद अजय अपनी जादुई कुर्सी के साथ गांव की सड़क पर चलता है और आसपास की समस्याओं पर ध्यान देता है। सड़कों का दृश्य दिखता है, अभी भी टूटी फूटी गड्ढों से भरी हुई है, जिससे हादसे होते हैं। लोग पानी के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। गाय कचरे और प्लास्टिक के थैलों पर चर रही हैं। पूरे गांव में जीवन की स्थिति अब भी बहुत खराब है। वापसी की राह में अजय एक बैनर के पास से गुजरता है, जिस पर स्थानीय विधायक का प्रचार है और वोट मांगने की अपील की जा रही है। अजय एक पल रुकता है, पोस्टर की ओर देखता है और महसूस करता है कि ये लड़ाई छोटी नहीं से गुजरता है, जिस पर स्थानीय विधायक का प्रचार है और वोट मांगने की अपील की जा रही है। अजय एक पल रुकता है, पोस्टर की ओर देखता है और महसूस करता है कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये बदलाव का समय है। फिर वो आगे बढ़ता है। उसी रात अजय घर में बैठा किताब पढ़ रहा होता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो उठकर दरवाजा खोलता है और पाता है कि वही दुकानदार खड़ा है जिसे उसने पहले सबके सामने बेनकाब किया था। अजय उसे थोड़े आश्चर्य के साथ देखता है। अरे तुम? भैया, हमारी दुकान आपके इस कुर्सी की वजह से ठप हो गई है। आप कृपा करें, मैं आज के बाद हमेशा अच्छे फल बेचूंगा और उसे सही दाम पर ही बेचूंगा। अजय मुस्कुराता है और सहमति में सिर हिला देता है। अगली सुबह अजय दुकानदार के साथ खड़ा होता है और उनके चारों तरफ गांव के बाकी लोग भी जमा हैं। बाबूलाल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने अब वादा किया है कि वो अब से हमेशा सही दाम पर सही सामान बेचेंगे। क्यों भैया? जी, अब से मैं हमेशा सही माल सही दाम पर ही लाऊंगा। बेटा, ये काम तो हो गया, पर ऐसी धांधली गांव में बहुत है।
क्या हम सब उसे भी ठीक कर सकते हैं? जी चाचा जी। अजय की आंखें गर्व और संकल्प से चमक रही हैं। अजय एक एक करके गांव के लोगों के सामने डॉक्टर, दुकानदार और अन्य विक्रेताओं के गलत काम उजागर करता है। हर कोई कुर्सी पर बैठता है और उनका गंदा खेल सबके सामने आ जाता है। फिर दृश्य अजय पर आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। और कोई बचा है क्या? कुछ दिन बाद अजय गांव वालों के बीच बैठा होता है। सभी थोड़े तनाव में दिखाई देते हैं। फिर अजय बोलता है और खामोशी को तोड़ता है। क्या हुआ आप सब लोगों को? सब इतने चिंता में क्यों हैं? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है, कुछ ही दिनों में फिर से चुनाव है। पिछले बार भूषण को जिताया था। अच्छी सुविधा का वादा करके उसने भी वही किया जो सब आज तक करते आए हैं। हाँ बेटा, ये नेता लोगों का ऐसा ही है। चुनाव के समय वादे बड़े बड़े होते हैं, पर कोई बात नहीं चाचा, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारे पास हमारी जादुई कुर्सी है, उस पर उन्हें बैठाकर सवाल पूछेंगे। गांव वाले एक पल के लिए रुकते हैं, फिर सहमति में सिर हिला देते हैं। एक और ताज़ा सुबह होती है। मैदान में एक तंबू, एक मंच और माइक्रोफोन लग चुके हैं। मंच के पीछे वही बड़ी तस्वीर लगी है जिसमें वो विधायक है जिसे अजय ने पहले बैनर पर देखा था। माइक्रोफोन लग चुके हैं। मंच के पीछे वही बड़ी तस्वीर लगी है जिसमें वो विधायक है जिसे अजय ने पहले बैनर पर देखा था। विधायक अपनी कार में पहुंचता है। उसके साथ एक काफिला है। 2 गार्ड कार का दरवाजा खोलते हैं और वो बाहर निकलता है। वो गांव वालों की तरफ लगभग ध्यान नहीं देता और सीधे मंच की ओर चलता है। आत्मविश्वास के साथ वो अपना भाषण शुरू करता है। मेरे प्यारे गांव वासियों, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। जिस प्रकार आप लोगों के प्यार ने मुझे पिछली बार जिताया और उसके बदले में मैंने आपको अच्छी सुविधाएं दिलाई, जैसे सीसीटीवी, बस स्टॉप, हर घर शौचालय और भी बहुत कुछ। मैं आशा करता हूं कि इस बार भी आप सब अपना प्यार दिखाएंगे और हमें फिर से उसी जोश के साथ जिताएंगे, ताकि हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहें। जिता तो देंगे नेताजी, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? आपको हमारे कुछ आसान सवालों के जवाब देने होंगे। बस इतनी सी शर्त है? पूछो बेटा। ऐसे नहीं नेताजी, पहले हम आपको बिठाएंगे, खिलाएंगे, थोड़ी खातिरदारी होगी, उसके बाद नेकी और पूछ पूछ। अजय कुछ बच्चों की ओर सिर हिलाता है और बच्चे कुर्सी को मंच पर ले आते हैं। अजय और बाकी गांव वाले विधायक के सामने खड़े हो जाते हैं। टेबल पर कुछ खाने की ट्रे रखी जाती है। विधायक उन्हें देखकर ललचा जाता है और जैसे ही कुछ लेने की कोशिश करता है, अजय अपना हाथ टेबल पर रखता है, सीधे विधायक की आंखों में देखता है और शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सवाल पूछना शुरू करता है। विधायक थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है, थोड़ा भ्रमित होकर। तो बताइए नेताजी, हमारे गांव में पिछले साल सोलर लाइट लगाने की बात हुई थी, वो कहाँ है? अरे उसमें से तो 6 हमारे घर पर लगी है और बाकी हमने ये क्या? जवाब दीजिए नेताजी। वो हमने बेच। अरे ये क्या हो रहा है? विधायक थोड़ा डरा है। वो जल्दी से उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बृजभूषण और विमल उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे फिर से बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं। और गांव की सड़कों का जो काम होने वाला था, वो फंड तो हमारी पार्टी वालों ने खत्म कर दिया। विधायक चुप हो जाता है और अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। गांव वाले उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। कुछ सच्चाई सामने आई थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काफी नहीं थी। अब क्या, ये तो भाग गया? अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो हमारा गांव फिर से इनके गुंडा राज में आ जाएगा। अगर ये शेर हैं, तो हमें 1.25 शेर बनना होगा। सुशील को बुलाओ। अगले दिन एक जवान युवक मंच तैयार करता है और आसपास समाचार रिपोर्टर इकट्ठा हो जाते हैं। जल्द ही विधायक अपने 2 मंत्रियों के साथ पहुंचता है। विधायक केंद्र में अपनी कुर्सी पर बैठता है और उसके दोनों मंत्री
उसके बाईं और दाईं ओर बैठते हैं। सर, इस साल की तरह ये प्री इलेक्शन कॉन्फ्रेंस इसी बात को पूछने के लिए रखा गया है कि आपके राज में गांव में किस तरह की प्रगति आई है। बिल्कुल, मैं अपने भरे मन से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए गांव के फंड का गलत इस्तेमाल किया। मैंने और मेरे नेताओं ने घोटाले किए, गांव में महंगा सामान, फर्जी बिल और हफ्ता वसूली की, और ऐसे कई तरीकों से मैंने अपने ही गांव को लूटा। सारा दृश्य कैमरे में कैद हो जाता है। रिपोर्टर्स का पैनल हैरान रह जाता है। विधायक को जल्द ही समझ आता है कि क्या हुआ है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। ये वही जादुई कुर्सी है जिससे वो गांव में भाषण देने के दौरान भागा था। फिर वो उस लड़के की ओर देखता है जिसने सब कुछ व्यवस्थित किया है। सुशील? सुशील गांव का एक और लड़का था जो सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं और विधायक को सीधा मंच पर ही गिरफ्तार कर लेते हैं। दृश्य सुशील की नजर से खत्म होता है जब वो बाहर देखता है और भीड़ में अजय को बैठे हुए देखता है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले साथ में बैठे हैं। अजय और सुशील भी उनके साथ हैं। अरे ये क्या, गांव के एमएलए चुनाव में और एक नया उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, तो जादुई कुर्सी फिर से लाई जाए। सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और यही कहानी का अंत होता है।